तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब पर। आज हम बात करेंगे यूडब्ल्यूई के सेकेंड चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पर आने के 100% चांसेस हैं। यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड द्वारा पिघली धातु को कहते हैं। पिघली धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलर धातु बोलते हैं या फिर बेस धातु या आर्क धातु या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो उस पर जब जो धातु पिघलाकर भरी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फिलर धातु, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्क का फुल फॉर्म, आर्क का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर ये बहुत ही डीप वाला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं कि आर्क का फुल फॉर्म क्या होता है। आर्क तो हमें पता है कि आर्क जो वेल्डिंग द्वारा निकलती है, स्पार्क द्वारा निकलती है, वो उसे आर्क बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर असिस्ट रिकंट्रोल कंपनी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आर्क का फुल फॉर्म होता है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आर्क वेल्डिंग का आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपका जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है 22 जुलाई से है, उन पर इनके 100% चांसेस है आने का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस और 35000 डिग्री सेल्सियस। तो आर्क का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सभी क्वेश्चन हैं उनको हमने हाईलाइट किया है। जैसे कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान, तो तापमान टेम्परेचर को हमने यहाँ पर हाईलाइट मार्क कर दिया हुआ है। तो इसका ये आप कह सकते हैं एक तरह से कि हमें ऑप्शन का इससे पता चल जाता है। आप भी जो आपका एग्ज़ाम हो या फिर आपका टेस्ट हो तो आप उस पर उसकी जो मेन पॉइंट हो उसको पकड़िएगा, ताकि उससे आपका आंसर आसानी से निकल आए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क को उत्पन्न किया जा सकता है एसी करंट से या फिर डीसी करंट से या एसी एंड डीसी दोनों से या इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन है थर्ड करेक्ट है, क्योंकि आर्क जो हम लोग उत्पन्न करते हैं या आर्क उत्पादन की जाती है तो एसी और डीसी दोनों से की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई सिस्टम पर वोल्टेज का रेंज होता है। तो यहाँ पर रेंज आपको बताना है, रेंज को हमने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर वोल्टेज की रेंज जो है 1000 से 1200 वोल्ट या फिर 400 से 500 वोल्ट या फिर 200 से 250 वोल्ट या है 70 से 100 वोल्ट। तो आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई की जो वोल्टेज की रेंज होती है वो होती है 70 से 100 वोल्ट। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने जो क्लासमेट हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि साथ ही साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। तो आपको एक और ख़ास बात बता दें कि यदि आपने अभी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लीजिएगा। उसमें AKTU की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई थी, उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी ख़ास बातें थी। जैसे कि कुछ बातें आपको जैसे शेयर कर देते हैं। यहाँ पर उस नोटिस पर कहा गया था कि आप एक फॉर्मल ड्रेस पर होंगे, ना कि आपके सर पर मफलर या फिर रुमाल या फिर कैप वगैरह नहीं होगा, और आप एक रूम पर होंगे, एक टेबल पर बैठेंगे। टेबल पर आपको एक रफ़ कॉपी या फिर रफ़ पेज ले सकते हैं और पेन पेंसिल इरेज़र वगैरह ले सकते हैं। और आपके जो दीवार होंगी आसपास पर उन पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो लाइटनिंग व्यवस्था होगी वो हाई होगी। ऐसे ही कई सारे ऑप्शन थे और इनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। जैसे कि अभी आपका नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क चले जाने से आपका जो पेपर होता है वो चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने सोचा कि यहाँ पर हम प्लेन मोड लगा दें और थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे सारे आंसर ढूंढ के, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर क्वेश्चन का जो सीरियल था वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो चल लेते हैं इस वीडियो में अपनी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्क वेल्डिंग में एक बार आर्क बनने के बाद आर्क को बनाए रखने के लिए आवश्यक वोल्टेज होगा। तो 20 से 30 वोल्ट, 100 से 120 वोल्ट, 200 से 220 वोल्ट, 500 से 1000 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि आर्क को बनाए रखने के लिए लगभग 20 से 30 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है,
आर्गन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन स्टील का, टंगस्टन का, या फिर नो इलेक्ट्रोड इज़ नीडेड, या फिर और इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आर्गन आर्क वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड जो मटेरियल होता है वो टंगस्टन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टील रेलों को वेल्डेड किया जाता है, यानी कि जो हम लोग रेल की पटरियाँ होती हैं स्टील वाली, उनको किस वेल्डिंग द्वारा हम लोग वेल्डेड करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्मिट वेल्डिंग द्वारा हम लोग वेल्डेड करते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार अपने मन में भी रिवाइज करते जाइए, आप इनका आंसर आसानी से याद रख सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के दौरान कौन सी किरण निकलती है। तो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उससे कौन सी रेस या रेडिएशन निकलती है वो आपको बताना है। कौन सी रेस होती हैं, गामा रेस या फिर विजिबल लाइट रेस या अल्ट्रावायलेट रेस या नन। तो अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन या 1 to 1, इनमें से कोई नहीं। तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में कहना है स्पॉट, यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग होगा। स्पॉट वेल्डिंग में किस धातु का इलेक्ट्रोड होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, ये 100% आने के चांसेस हैं, तो इनको एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत और इनको आप एकदम से रट लीजिए, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो स्पॉट वेल्डिंग में किस धातु का इलेक्ट्रोड होता है, स्टील, तांबा, अलाय, इनमें से कोई नहीं। तो स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड जो मटेरियल होता है वो हम लोग प्रयोग करते हैं तांबा, यानी कि कॉपर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। वहाँ पर हमने देखा था आर्क वेल्डिंग पर, यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग देखा गया है। स्पॉट वेल्डिंग पर भी हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग या फिर परक्यूशन वेल्डिंग। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रेशर वेल्डिंग नहीं है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑफसेट बट वेल्डिंग में किस प्रकार का प्रतिरोध का अनुभव होता है। जो ऑफसेट बट वेल्डिंग होती है उस पर हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है उसमें किस कैसा अनुभव होता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का अनुभव होता है या मैग्नेटिक रेजिस्टेंस का या थर्मल रेजिस्टेंस का या एयर रेजिस्टेंस का। तो हम लोग उस पर जो अनुभव करते हैं वो एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, विद्युत प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया से निम्नलिखित में से किसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो फ्लैश बट वेल्डिंग होती है उसमें जो सबसे आसानी से किस धातु पर वेल्डिंग किया जाता है या किस धातु को जोड़ा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, टिन, लेड या कास्ट आयरन या कार्बन स्टील। तो यहाँ पर कार्बन स्टील करेक्ट है, क्योंकि इस पर जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो बहुत ही पतली धातुओं का प्रयोग करते हैं जोड़ने में। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस सामग्री से बने होते हैं। ओनली कॉपर, कॉपर एंड टंगस्टन, कॉपर एंड क्रोमियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, स्पॉट वेल्डिंग में धातुओं को वेल्डन एक दूसरे से कैसे जुड़ा होता है। इलेक्ट्रिक कांटेक्ट द्वारा या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैकेनिकल प्रेशर या डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल प्रेशर द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया में दबाव डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। हैंड लीवर, फुट लीवर, एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो हैंड लीवर का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके स्टील को किस मोटाई तक वेल्ड किया जा सकता है। 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, 12 mm। तो गाइस यदि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो देना है उनके लिए आपको कोई किसी भी प्रकार से कोई टिप्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक अधिकतम बिजली आपूर्ति क्या है। 135 kVA, 140 kVA, 145 kVA, 150 kVA। तो ऑप्शन डी करेक्ट है,
150 kVA अधिकतम बिजली की सप्लाई का आपूर्ति होती है उस पर। नेक्स्ट है स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम बिजली। वहाँ पर अधिकतम था, यहाँ पर न्यूनतम बिजली पूछा गया है। तो न्यूनतम बिजली होती है 10 kVA, 10 किलोवोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट है ऑफसेट बट वेल्डिंग का उपयोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाने में किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं बिना लोड की स्थिति में आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा कहलाती है ओपन सर्किट करंट, क्लोज सर्किट करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट या आर्क करंट। तो इसका ऑप्शन है सी, शॉर्ट सर्किट करंट। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग के लिए उच्च आवृत्ति के साथ प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है या फिर कम आवृत्ति के साथ प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है या फिर डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है यानी डीसी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्क वेल्डिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है थिन सेक्शन, थिक सेक्शन या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए है थिन यानी पतला। आर्क वेल्डिंग में हम लोग पतला सेक्शन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टील पाइप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आर्क वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग या आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है? इनमें से कौन से भिन्न है? स्पॉट वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग या बट वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर आर्गन आर्क वेल्डिंग इनमें से भिन्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण क्या है? गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रे आयरन को आमतौर पर किसके द्वारा वेल्ड किया जाता है? आर्क वेल्डिंग द्वारा, गैस वेल्डिंग द्वारा, टीआईजी वेल्डिंग द्वारा या फिर एमआईजी वेल्डिंग द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, आर्क वेल्डिंग द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वेल्डिंग के लिए आवश्यक नहीं है? इलेक्ट्रोड होल्डर, वर्क क्लैप, केबल, ग्लव्स। ग्लव्स यहाँ पर आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेल्डिंग विद्युत परिपथ होता है ऑलवेज अर्थेड, नेवर अर्थेड, थ्रू केबल ओनली, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो वेल्डिंग का परिपथ होता है, वेल्डिंग की सर्किट होता है, वो क्या हमेशा अर्थ से जुड़ा होता है या अर्थ से नहीं जुड़ा होता है या ओनली केबल रहता है केबल के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ऑलवेज उसे अर्थ करके रखते हैं, ग्राउंडिंग करके रखते हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपने कंप्लीट कर दिए। कुछ क्वेश्चन 2-3 और हैं, उसको भी देख लीजिए। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एल्युमिनियम मिश्र धातुओं की वेल्डिंग के लिए आप किस विधि का सुझाव देंगे? डीसी आर्क वेल्डिंग का, एसी आर्क वेल्डिंग का, टंगस्टन वेल्डिंग का या फिर एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग का। तो यहाँ पर हम देंगे अपना सुझाव टंगस्टन वेल्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्क वेल्डिंग की स्थिति होती है, पोजीशन पूछा गया है, फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर 4 करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लाभ हैं। कम कौशल की आवश्यकता, कम विकृति या फिर फिलर सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस ये है हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें हमने UEE के सेकेंड चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी IMRE की। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।